ओके फ्रेंड्स, अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक के अंदर चैप्टर में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स को रिवैल्यू करेंगे और रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज, यानी चेक करेंगे कि अब अपनी लायबिलिटीज कितनी है। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, ये एक्चुअल में है क्या? सिक्वेंशियली समझो, अच्छे से समझना। जब पार्टनर को हम एडमिट करते हैं उस समय होता क्या है कि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मैंने समझाया था कि फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब दोस्तों कि नया अग्रीमेंट बनेगा। जाहिर सी बात है, पार्टनर अगर एंटर हो रहा है, ओल्ड पार्टनरशिप डीड काम की नहीं, न्यू पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। अब जब न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी तो ओल्ड फर्म खत्म और न्यू फर्म स्टार्ट हुई। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप का पुनर्जन्म, पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दैट इज कि जब आप ओल्ड बुक्स बंद करके न्यू बुक्स में जाना चाहते हो विद द न्यू एडमिटिंग पार्टनर्स, अब सब कुछ नया हिसाब किताब, तब आप करोगे। उसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस ही बंद हो गया और अब नया बिजनेस खुल रहा है, नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट वो वाले बंद होंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट नए खुलेंगे। बिजनेस फिजिकली वही होगा, एम्प्लॉइज वही होगी, ऑफिस बिल्डिंग वही होगी, उतना ही स्टॉक होगा, उतना ही डेटर्स होंगे, उतने ही क्रेडिटर्स होंगे। ये सब वही लोग होंगे जिनके साथ हम नॉर्मली बिजनेस कर रहे हैं। फिजिकली बिजनेस में कुछ चेंज नहीं दिखेगा, बट बाय यू कैन से कि ऑन द बुक्स, ऑन पेपर बिजनेस का नक्शा बदलने वाला है। तो वो हम समझने वाले होगा क्या। अब देखेंगे कि जो पुरानी बुक्स है ना उसको हम बंद करके नई बुक्स में जाएंगे। अब बोलोगे सर ये कैसे होगा? देखो, कुछ समय ना एक इंपॉर्टेंट चीजें हमें मार्क करनी है। फर्स्ट असेट्स के बारे में और सेकंड लायबिलिटीज के बारे में। ये इलस्ट्रेशन 40 में स्टार्ट कर रहा हूं जिससे आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन 39, 40 के बाद करवा दूंगा, ठीक है? वहां पे फिक्र मत करना, पहले लॉजिक समझ लो हम करना क्या चाहते हैं। वो एक खाली जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन था, इसलिए मुझे अभी उसमें नहीं जाना था। मैं आपको पूरा फुल फ्लेज ही समझाना चाहता हूँ है क्या एक्चुअल में टॉपिक। अब होगा क्या गाइस कि जब ओल्ड बुक्स बंद होकर के न्यू बुक्स में जाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है आप एज अ बिजनेसमैन सोचो क्या चाहोगे कि हम जो बुक वैल्यू पे असेट्स दिखा रहे थे, अगर यदि उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो क्या हमें चेंज्ड वैल्यू या रिवाइज्ड वैल्यू बुक कर देने चाहिए कि ओल्ड वैल्यूज पे ही बुक्स में हमारे असेट्स और लायबिलिटी दिखाने चाहिए? सोच के जवाब देना। एक तरीके से नया बिजनेस खुल रहा है ऑन पेपर, तो ऑन पेपर सभी चीजें रीचेक करके अपनी एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू पे बुक की जाएगी कि नहीं की जाएगी? यस सर, एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू पे बुक की जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि हम लोग बुक्स के अंदर मशीनरी को बता रहे थे 1 लाख की, हम लोग लाए थे कुछ 4-1 साल पहले, उसको डेप्रिशिएट कर करके आज चौथे साल के एंड में उसकी वैल्यू हो गई 1 लाख। अब हुआ क्या, पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसका मतलब वो मशीन हम लोग बेच देंगे क्या? नहीं, वो मशीन तो रहेगी, बिजनेस वही रहेगा, लेकिन ऑन पेपर अब मशीन की वैल्यू हमें बतानी है बैलेंस शीट में। पहले की बैलेंस शीट खत्म, ओल्ड बैलेंस शीट खत्म, न्यू बैलेंस शीट बनेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन नए बुक्स का जन्म होगा, न्यू बुक्स खुलेगी। तो मुझे बताओ लॉजिकली मशीन को हमें 1 लाख पे ही दिखाना चाहिए, या अगर मशीन की अगर मान लो इस डेट पे मार्केट में मैंने वैल्यू निकाली, वैल्यूएशन किया, तो मान लो उसकी वैल्यू आ रही है, वर्थ आ रही है 1,25,000। अब सोच करके जवाब देना, क्या मुझे 1 लाख पे ही बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए मशीनरी को कि 1,25,000 पे उसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए? सर 1,25,000 पे रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि ओल्ड बुक्स बंद होकर के न्यू बुक्स खुल रही है, तो न्यू बुक्स में सारे ही असेट्स और लायबिलिटी अपनी एक्चुअल वैल्यू पे दिखाओ, ना कि बुक वैल्यू पे दिखाओ। सर वो बुक वैल्यू क्या था भाई? वो बुक वैल्यू लॉजिक लगाओ आप कि हम क्या कर रहे थे, हम हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन का रेट ले रहे थे, उसको माइनस किए जा रहे थे और 1 लाख पे पहुंच गए थे। कभी भी हमने असेट को मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया था क्या? नहीं। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसका हमें राइट्स भी दे रहा था कि 11th स्टैंडर्ड में नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बोलता था असेट को रिकॉर्ड करो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन मेथड से, हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है? भूल मत जाना, ये 11th का एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल था, ठीक है दोस्तों? तो उसी तरीके से हम रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन ये नॉर्मल ऑन गोइंग बिजनेस नहीं है, ये गोइंग कंसर्न वाला बिजनेस नहीं है। यहाँ पे एक बिजनेस वाइंड अप होकर के नया बिजनेस गठन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। तो अभी भी बताओ असेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से दिखेंगे कि रिवाइज्ड या रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखेंगे? सर रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखेंगे।
कुछ समझ में आ रहा है? यानी मशीन को हमें नई बुक्स में 1 लाख से नहीं 1,25,000 से रिकॉर्ड करना है। तो आओ इस तरीके से बहुत सारी अकाउंटिंग के अंदर हमें चेंजेस देखना है। क्वेश्चन शुरू करता हूं, एक बाद एक चीज लूंगा और आपको बेसिक्स पहले क्लियर करा दूं। याद रखना 11th में हमने पढ़ा था जब जब असेट्स को या खर्चे को बुक करना है या बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे, जब जब असेट्स को कम करना है क्या करेंगे? क्रेडिट। जब जब लायबिलिटी को बढ़ाना है क्या करेंगे? क्रेडिट। जब जब लायबिलिटी को कम करना है क्या करेंगे? डेबिट। जब जब इनकम होएगी तब तब क्रेडिट होएगा, जब जब एक्सपेंस होएगा तब तब डेबिट होएगा। समझ में आ रहा है? ये तो 11th का एक छोटा सा मुझे याद दिलाना था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही सब चीज का इसमें काम लगने वाला है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 40। इलस्ट्रेशन 40 में ये बोला है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए, उसकी जर्नल एंट्री पास करो, देन प्रिपेयर सर्टेन अकाउंट्स। देखेंगे वो अकाउंट्स क्या, उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर कर दूं। देखो, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना who were sharing profits and losses। अनुराग और भावना ए और बी लिख दिए सर ने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 2:1। बैलेंस शीट दी है। लायबिलिटीज साइड में देखो 31 मार्च 2018 ईयर एंड 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर्स 65,900, कैपिटल ए का 30, बी का 20, कैश 1,200, डेटर्स 9,700, स्टॉक 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 35,000 एंड बिल्डिंग 50,000। अब है क्या बैलेंस शीट के बाद देखो, ऑन 1 अप्रैल 2018 they agreed to admit Monica into the partnership on the following terms। थर्ड पार्टनर एंटर हो रहा है मोनिका। देखो पहला एडजस्टमेंट, मोनिका was to given 1/3 शेयर, सर ये हमें आता है 1/3 शेयर in the profit and was to bring 15,000 as capital and 6,000 as her share of goodwill। मोनिका 15,000 कैपिटल का कैश लाएगी और 6,000 अपना शेयर ऑफ गुडविल। तो इजी हो गया, शेयर ऑफ गुडविल ऑलरेडी गिवन है, तो वो जो शेयर ऑफ गुडविल 6,000 आ रहा है वो किसको मिल जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। न्यू रेशियो के बारे में कोई जानकारी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे जल्दी बोलो। ओल्ड रेशियो इटसेल्फ विल बी कंसिडर्ड एज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आया यहाँ पे? ठीक, तो देखो पहली जर्नल एंट्री क्या बैठ जाएगी गाइस? कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एम कैपिटल कितना ला रही है? कैपिटल कितना बढ़ा देंगे एम का? 15,000 से, और प्रीमियम फॉर गुडविल की इनकम कितनी बुक करेंगे गाइस? फॉर्म 6,000। टोटल कैश कितना आ गया? 21,000। समझ में आया यहाँ तक? बस अभी खाली जर्नल एंट्री समझो, उसके लेजर इफेक्ट बाद में समझूंगा। ठीक, देखो तो ये क्या हो गया? 21,000, 15,000, 6,000। ठीक, आगे क्या होगा? ये जो 6,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल है, हम लोग इसको क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। No new ratio is given, then old ratio itself is a sacrificing ratio। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 डेबिट टू एज कैपिटल, ए को पेबल बता दिया 4,000, बी को पेबल बता दिया 2,000। सर 4,000 2,000 क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। तो 2:1 में सर ने उनको प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये हो गई 2 सिंपल जर्नल एंट्री जो आपको पहले से आती थी। अब आएगा नया कंसेप्ट। देखो, दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी were to be reduced by 10%। ये लोग ये चाहते हैं कि हम हमारी ओल्ड बुक्स में 31 मार्च 2018 बिफोर एडमिशन स्टॉक को बता रहे थे 20,000। अब जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हमें बैलेंस शीट के अंदर जितने ही असेट्स और लायबिलिटी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने ही असेट्स और लायबिलिटी है उसको रीचेक कर रहे हैं। अच्छा, ये रीचेक कब किया जाएगा? पार्टनर के एडमिशन के पहले रीचेक कर लिया जाएगा। उसका मतलब ये स्टॉक, ये असेट्स अब तक किसको बिलोंग कर रहे थे? खाली ए और बी को। क्या ये स्टॉक और ये असेट जो अभी बैलेंस शीट में दिख रहा है 31 मार्च की, इसके अंदर मोनिका का कुछ भी पैसा इन्वेस्टेड है क्या? नहीं। तो सारे असेट्स किसको बिलोंग करेंगे? ए और बी को। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। असेट स्टॉक उसकी वैल्यू गिर रही है। कितना? 20,000 का स्टॉक था। देखो बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखेगा स्टॉक 20,000। उन लोगों ने बोला उसकी वैल्यू रिड्यूस कर दो 10% से। उसका मतलब हम ये लग रहा था हमारे बुक्स में कि 20,000 का हमारे पास माल पड़ा है, लेकिन जब एक्चुअल में वैल्यूएशन करवाया, मार्केट वैल्यू निकाली, तो अभी देखा नहीं, अपना माल तो बेचा जा सकता है 20,000 में नहीं, 10% कम वैल्यू पे, यानी 2,000 से कम, यानी 18,000 में ही बेचा जा सकता है। तो मुझे बताओ नई बैलेंस शीट में अब स्टॉक कितनी वैल्यू से रिकॉर्ड करना चाहिए? न्यू वैल्यू से।
उसका मतलब मुझे 2000 से स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। स्टॉक क्या है मेरा? असेट। असेट की वैल्यू बढ़ानी है कि कम करनी है? कम करनी है। अच्छा, एक और चीज, असेट की वैल्यू कम करनी है तो क्रेडिट। एक और चीज समझना, असेट की वैल्यू कम करना फायदा के नुकसान? अच्छी बात है बिजनेस के लिए कि असेट की वैल्यू कम हो गई, कि नुकसान वाली बात है? सर नुकसान वाली बात है। नुकसान मतलब लॉसेस और एक्सपेंसेस। लॉसेस बढ़ रहे हैं, लॉसेस बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। समझ में आया? तो देखो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट है डेबिट। सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट नया अकाउंट कहां से आया? देखो हम क्या कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या? अभी कुछ बिजनेस कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तो खाली असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करके देख रहे हैं उसमें फायदा या नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने एक स्टॉक को रीवैल्यू किया, पता चला उसमें घाटा है। घाटा है तो हम पीएनएल को डेबिट करते। अगर ट्रेडिंग पीएनएल, अगर बिजनेस का ऑपरेशंस कर रहे हो और लॉस हो जाए तो क्या करोगे? पीएनएल में डेबिट। और फायदा हो जाए तो क्या करोगे? ट्रेडिंग या पीएनएल में क्रेडिट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम कुछ बिजनेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो खाली हमारे असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। सर पीएनएल अकाउंट नॉमिनल नेचर का था, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का है। यस, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का ही एक अकाउंट है। तो नॉमिनल नेचर का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। असेट की वैल्यू कम होना हमारे लिए लॉस हो गया, तो असेट को यानी कि कम करना है, क्रेडिट यानी कि स्टॉक को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से? 2000 से। तो स्टॉक देखो बुक्स में कितना था? 20,000। वैल्यू कितने से कम कर दी? 2000 से। ठीक है, तो अब कितना दिख जाएगा? 18,000। कुछ समझ में आ रहा है? और लॉस बुक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसके साथ सर ने दोनों के इफेक्ट साथ में दे दिया। देखो प्लांट एंड मशीनरी को भी रिड्यूस करो 10%। सेम लॉजिक, प्लांट और मशीनरी क्या है? हमारे असेट। तो एक इफेक्ट क्या हो गया? असेट को कम करो। दूसरा इफेक्ट लॉस बुक करो। लॉस बुक करेंगे तो डेबिट, और असेट को कम करेंगे तो क्रेडिट। तो लॉस कितने का बुक किया डेबिट करके? 3500 और 2000। टोटल लॉस कितने का हो गया? 5500 का। स्टॉक कितने से रिड्यूस कर दी? 2000 से। प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिड्यूस कर दी? 35,000 का 10%, दैट इज 3500। तो हमारे न्यू बैलेंस शीट के अंदर प्लांट और मशीनरी 35,000 माइनस 3500, यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31,500। कुछ समझ में आ रहा है? ये समझ लो, ये और फिर अच्छे से समझाऊंगा, पहले ये समझ लो। ठीक है, तो लॉसेस हमने बुक किए कहां? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया। हमने किसको डेबिट किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। अच्छा, इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कभी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए तो देख लेना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। That a provision of 5% was to be created for doubtful debt। अच्छा, डाउटफुल डेट का मतलब भाई मैंने माल भेज दिया है उधारी में, अब वो उधारी का पैसा आना मुझे डाउटफुल लग रहा है। मेरे लिए अच्छी बात की बुरी बात? नेचुरली सर बुरी बात है। कोई भी डेटर्स अगर आपको पैसा नहीं देगा, आपका तो लॉस होना ही है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दोबारा क्या हो जाएगा? डेबिट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। कितने का? 5%। डेटर कितना है? 9700। 9700 के डेटर्स पे 5% कैलकुलेट करोगे तो 485 आएगा। तो क्या किया सर ने? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 485 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 485। समझ में आया? तो ये क्या था? लॉस बुक किया और दूसरा प्रोविजन क्रिएट किया। प्रोविजन क्या होता है? एक तरीके की लायबिलिटी। हम लोग लायबिलिटी बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। लायबिलिटी नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है, चलो आगे। दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएट करना मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाना। अब असेट की वैल्यू बढ़ रही है, अपने लिए अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। तो हमें इनकम बुक करना चाहिए। इनकम बुक करेंगे तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। और बिल्डिंग असेट है, असेट की वैल्यू बढ़ानी है, बढ़ानी है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो देखो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी। कितने से? 10,000। 10,000 मतलब पैसे है सर 50,000। देखो बिल्डिंग की वैल्यू है, उसके ऊपर 20%, तो 50,000 पे 20% कितना आ जाएगा? 10,000। उसकी वैल्यू बढ़ा दी हमने 10,000 से। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इनकम बुक कर दी 10,000। समझ में आ रहा है गाइस? यहाँ पे आगे देखो, इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन्ड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है कि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है। वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। पहले कभी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कर दिया था कहीं पे, बैंक से पैसा निकला होगा या कर दिया होगा, और वो हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। लेकिन अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका मतलब क्या? कि हमें असेट बढ़ाना है। असेट बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। डेबिट करोगे तो ही असेट बुक्स में आएगा। डेबिट वर्ड कम्स इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमने पहले कोई असेट रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, अब रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है, इनकम वाली बात है, इसलिए हम रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे गाइस, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, that the amount of goodwill was to be withdrawn by the old partner। अच्छा, ये जो गुडविल हमने प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी को बांट दिया था ना, वो ए और बी ने विड्रॉ कर लिया, तो जब पेएबल बताया तो क्रेडिट, अब जब वो लोग विड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉइंग्स कर लेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, 4000, 2000, और अपने पास से कैश चला जाएगा। अब कैश के भी बारे में समझो, कैश कितना था, कैश था कुछ बैलेंसेस थे, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 1200 का कैश था, 21,000 का कैश आया और 6,000 का कैश चला गया। 21 माइनस 6 15, यानी कि नेट 15 का ही कैश आया, तो कैश 1200 था और 15,000 का कैश आया कैपिटल का, प्रीमियम फॉर गुडविल का 6,000 का कैश आया, लेकिन 6,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल वो लोग विड्रॉ करके चले गए इन कैश, तो 6,000 माइनस 6,000 हो गया, यानी 1200 प्लस 15,000। अब हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, 16,200। मोनिका के कैपिटल का 15,000 और पहले के हमारे 1200, क्योंकि जो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में है वो तो पार्टनर कैश में विड्रॉ करके चले गए, अगर कैश में विड्रॉ नहीं करते तो वो कैश बैलेंस इधर दिखता। कुछ समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। That the amount of goodwill was to be withdrawn, ये तो हो गया। Pass the journal entry, prepare the revaluation account, capital account and opening balance sheet। जर्नल एंट्री यहाँ पे समाप्त होती है, एक जर्नल एंट्री मैंने बाकी रखी है, वो बाद में बताता हूँ। और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम लोगों ने जर्नल एंट्री तो समझ ली सर, हाँ सर जर्नल एंट्री समझ में आया। अब करना क्या है, सारी चीजों का रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट में इफेक्ट देना है। अब देखना एक एक चीज का इम्पैक्ट देखो। पहले तो कैश अकाउंट डेबिट 21,000, तो सर ने क्या किया, न्यू बैलेंस शीट में है कैश लिखा, कैश का बैलेंस कितना था 1200, उसमें 15,000 ऐड किया, 6,000 ऐड किया, 21,000 ऐड किया, लेकिन ये 6,000 चला भी तो गया, इसलिए 6,000 माइनस करके सर ने नेट बैलेंस कितना लिख लिया, 16,200। अब देखो एम्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कितने से, 15,000 से। सर ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस बढ़ाने हैं तो क्रेडिट, कम करने हैं तो डेबिट। ठीक है, ये याद रखना, ए बी एम। ठीक, सर ने पहले ए और बी के ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए। सर ये ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, ये रहे, अनुराग का 30,000 और भावना का 20,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और 20,000। अब मोनिका का कैपिटल आया, मोनिका के कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो मोनिका के कैपिटल में हम लोग क्रेडिट कॉलम में जाकर के क्या लिखेंगे, 15,000, किस वजह से है वो, कैश, बाय कैश। ठीक, अब ये हो गया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का तो कोई लेजर बना नहीं रहे हैं, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो गया, उसका भी कोई इम्पैक्ट देना नहीं है क्योंकि कोई लेजर नहीं है, ये भी प्रीमियम फॉर गुडविल का लेजर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये तो बैलेंस शीट। चलो, ए कैपिटल बी, एस कैपिटल क्रेडिट और बी कैपिटल क्रेडिट, क्या कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, हाँ। ए को भी क्रेडिट करना है, बी को भी क्रेडिट करना है, तो देखो ए को भी क्रेडिट करेंगे, बी को भी क्रेडिट करेंगे, कितने से, 4,000 और 2,000 से, तो 4,000 और 2,000। कुछ समझ में आ रहा है, खाली लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं सर, जर्नल टू लेजर कर रहे हैं, टेंशन मत लो। पहले का ओपनिंग बैलेंस लिखा, कैश का कैपिटल लिखा, जैसे जर्नल एंट्री हुई प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दिया, किसको, ए और बी को पेबल बता दिया। अगली जर्नल एंट्री अब इंपॉर्टेंट है, अब समझते चलना सर के साथ। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना है, एक तरीके का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। पहली जर्नल एंट्री में लॉस हो रहा है क्योंकि स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों की वैल्यू गिर रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हम पोस्टिंग करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किस वजह से हो रहा है, दो वजह से हो रहा है, एक तो स्टॉक की वजह से 2,000 और एक प्लांट एंड मशीनरी की वजह से 3,500। फिर बोलता हूँ, एक तो स्टॉक की वजह से 2,000 और एक प्लांट एंड मशीनरी की वजह से 3,500। कुछ समझ में आ रहा है गाइस यहाँ पे आपको? ठीक, चलो अब देखो, एक जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कर लिया हमने। अगला रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा हाँ, एक और चीज, रिवैल्यूएशन तो डेबिट कर लिया, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपने माइनस की, तो देखो स्टॉक कितना था 20,000, माइनस कितना करना है 2,000, तो न्यू बैलेंस शीट में सर ने स्टॉक कितना लिख दिया 18,000, 20,000 माइनस 2,000 वैल्यू कितनी आ जाएगी 18,000। वैसे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 35,000 माइनस 3,500, तो सर ने प्लांट एंड मशीनरी कितना लिख लिया गाइस 31,500। समझ में आ रहा है? ठीक, चलो आगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक तरीके का ये भी लॉस ही बुक कर रहे हैं। ठीक,
और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का दूसरा इफेक्ट कहाँ आता है सर, हमें पता है सन्ड्री डेटर्स 9700 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 485, तो नेट बैलेंस कितना आ जाएगा 9215। अच्छा सर, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब एक्चुअल में अब पैसा नहीं आएगा क्या? नहीं, ये तो हम डाउटफुल समझ रहे हैं, बैड डेट के वजह से एक्चुअल डेटर माइनस हो जाता है। तो सर ये एक्चुअल में हमारे डेटर नहीं है, डेटर अभी भी आपके इतने ही हैं लेकिन इतने डाउटफुल लग रहे हैं, तो नेट बैलेंस खाली लिखा। सर ये पीएफडीडी को लायबिलिटी में लिखा जा सकता है, हाँ इधर भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि और सही तरीके से प्रेजेंटेशन वही होना चाहिए कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इधर 485, क्योंकि एक्चुअल में तो सन्ड्री डेटर्स अभी भी हमारे 9700 है, कुछ बैड डेट थोड़ी हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये जर्नल एंट्री का भी इंपैक्ट समझ लिया। नेक्स्ट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी 50, बिल्डिंग की वैल्यू डेबिट करनी है 10,000 से, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000, 50 थी 10 से बढ़ा दी तो कितने हो गया 60,000। दूसरा इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आने का बाय बिल्डिंग लिखने का 10,000। कुछ समझ में आ रहा है? खाली जर्नल टू लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में गए 10,000 लिखा, किस वजह से हुआ? बाय बिल्डिंग। ठीक है, चलो आगे ये हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या था? अगेन असेट, बुक्स में नहीं था, अब रिकॉर्ड किया, तो इन्वेस्टमेंट को कितना लिख लिया हमने असेट सेट पे 1400, और रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 1400 लिखी हमने इनकम, और इन्वेस्टमेंट लिख दिया। ठीक है, किस वजह से हुआ? इन्वेस्टमेंट की वजह से। फिर ये एक जर्नल एंट्री थी कि जो पार्टनर्स को प्रीमियम फॉर गुडविल मिले थे वो पार्टनर्स लेकर के चले गए, तो ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आने का टू कैश, ए 4000 से डेबिट और बी 2000 से डेबिट, तो ये भी हम लोगों ने पोस्टिंग कर ली। चलो अब बचा क्या? आपने सारे ही रिवैल्यूएशन के इंपैक्ट दे दिए, तो अब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक पॉइंट बच गया, वो क्या? प्रॉफिट्स या लॉसेस कैलकुलेट करने का। कैसे सर? पीएनएल में क्या करते थे? क्रेडिट साइड और डेबिट साइड देखते थे। जब क्रेडिट साइड हैवी होती थी तो नेट प्रॉफिट आता था, जब डेबिट साइड हैवी होती थी तो नेट लॉस आता था। आओ देखते हैं क्या है। ये रेड इंक वाला मत देखो, क्रेडिट साइड देखो कितनी है 11,400, डेबिट साइड नेचुरली कम है, तो क्या आ जाएगा बैलेंस? क्रेडिट ज्यादा यानी इनकम ज्यादा, तो क्या आ गया? नेट प्रॉफिट कितने का आ गया? क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड, यू विल गेट द इनकम दैट इज 5,415। अब मुझे लॉजिकली बताना, ये असेट्स और लायबिलिटी किसके थे? ए और बी के, कि ए और बी और एम के? सर ए और बी के असेट्स और लायबिलिटीज है, तो इसमें जो भी चेंज आ रहा है इसमें होने वाला फायदा और नुकसान क्या ए और बी को ही मिलना चाहिए कि ए बी और एम को मिलना चाहिए? सर खाली ए और बी को ही दो, क्योंकि एम तो अब एंटर हुआ है। अब जो भी घटेगा ना बिजनेस में, अब जो भी ट्रांजैक्शंस होगे ना, उसमें से फायदा नुकसान मोनिका को मिलेगा। लेकिन ये जो आज हमने असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया, ये तो हमारे असेट्स और लायबिलिटी है, इसमें एक पाई भी मोनिका की नहीं है, तो इसमें जो भी फायदा नुकसान हो रहा है उसका पूरा पूरा फायदा खाली किसको ट्रांसफर किया जाएगा? ए और बी को। ये हमेशा याद रखना, द रिवैल्यूएशंस, प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी ट्रांसफर्ड ओनली एंड ओनली टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। समझ में आ गया? जस्ट लाइक पीएनएल बनाने का, जो ओल्ड पार्टनर है उनको उनके रेशियो में दे देने का, नो सेक्रीफाइस, नो न्यू, नथिंग, जो ओल्ड रेशियो उसमें दे दो। तो ओल्ड रेशियो क्या था गाइस? 2:1, तो क्या आ गया? प्रॉफिट ट्रांसफर ए कैपिटल को इसको 2:1 में करेंगे तो 3610 और 1805। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एक जर्नल एंट्री बाकी रह गई। मैंने बोला पहले रिवैल्यूएशन कंप्लीट कर लो फिर जर्नल एंट्री लिखूंगा, इसलिए मैंने वो छोड़ दी थी। तो एक जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी गाइस? प्रॉफिट्स ट्रांसफर करने की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, ए को पेएबल बताएंगे, टू बी कैपिटल, बी को पेएबल बताएंगे। कितना गाइस? 3610 एंड 1805। नेट टोटल कितनी इनकम है? 5415। ठीक है, तो ये दोनों चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगी। ये देखो, बाय रिवैल्यूएशन 3610 एंड 1805, एम को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप रहेगा पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने का। स्टेप बाय स्टेप समझना, जब भी सारे ही जर्नल एंट्रीज या लेजर सारे ही, मान लो कि कई दफा एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि कोई भी क्वेश्चन में जर्नल भी पास करो, रिवेल, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट भी बनाओ। दो ही चीज की संभावना है, एक रिवेल बोलेंगे बनाने डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट, या तो दूसरा एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जर्नल एंट्रीज पास करो और बैलेंस शीट बनाओ।
जर्नल, रिवेल, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू बैलेंस शीट, ऐसा कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में खाली क्वेश्चन आ सकता है या तो रिवेल बनाने बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, या तो दूसरा एक और टाइप हो सकता है कि जर्नल एंट्री पास करो और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, ये नहीं बनाने का जब जर्नल पास कर रहे हो तब। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये पहली बार समझ रहे थे इसलिए अच्छे से समझना जरूरी था कि जर्नल से लेजर क्या होता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल में इंपैक्ट, और लास्ट में बैलेंस शीट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल को आप क्लोज कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस देख लो, 34,000 और 3610 माइनस 4,000, तो इसका बैलेंस आ गया 33,610, दिस प्लस प्लस माइनस दिस, यू विल गेट 21,805, और 15,000 और तो 15,000 ही बैलेंस है। अब ये बैलेंसेस नए बैलेंसेस आ गए, तो क्या लिख लेंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल एबीसी एवीएम के बैलेंस लिखिए, जो अब एक्चुअल बैलेंस है वो लिखे, तो बैलेंस आ गया आउटर कॉलम में। एसेट साइड देख लो पूरी कंप्लीट हो गई है। हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि जो बैलेंस शीट में असेट्स दिए हर असेट्स में एडजस्टमेंट हो, तो जो एसेट्स में एडजस्टमेंट होता है वो तो हम बराबर आकर के लिख लेते हैं। एग्जाम में कई दफा भूल जाओगे कि हाँ यार कोई एक, मान लो कि एक और असेट होता है कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो एंड में जाकर के जो कंप्यूटर के बैलेंस दिए ना, मान लो कंप्यूटर लिखा होता 10,000, तो वैसा का वैसा ला करके इधर कंप्यूटर 10,000 लिख देते, जैसे कि लायबिलिटीज में हो रहा है। देखो क्रेडिटर्स 65,900, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि क्रेडिटर्स हमें लग रहा है कि नहीं 65,900 नहीं, वो 64,000 की वर्थ है या 67,000 की वर्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे गाइस कि जो वैल्यू है वही वैल्यू में रिकॉर्ड कर लेंगे 65,900 में, जैसा है वैसा रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। सारे एसेट्स के टोटल ले लो, सारी लायबिलिटीज के टोटल ले लो, अंत में जाकर के टैली होगी। ये इसको क्या बोलेंगे, न्यू बैलेंस शीट, या बोल सकते हो दिस इज द बैलेंस शीट आफ्टर मोनिकाज एडमिशन ऑन 1 अप्रैल 2018। जो हमारी 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट थी, उसमें ये सारे एडजस्टमेंट्स किए, फायदा नुकसान किया, न्यू बैलेंसेस लाए, और वो न्यू बैलेंसेस से न्यू बैलेंस शीट बनाई। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, अच्छे टॉपिक्स चालू हो गया, अब लेंदी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अच्छे से देख लेना, सारी लॉजिक्स कवर करने का ट्राई किया है, दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आता तो मुझे फोन लगा कर पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।